कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भले ही विदेश में हों, लेकिन देश में उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी लगातार पतन की तरफ अग्रसर है और उनके नेता दूसरी पार्टियों में भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुराने मामलों में राहुल गांधी लगातार फंसते जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी उनसे पूछताछ कर चुकी है, तो अब सभी मोदी चोर हैं वाली टिप्पणी के मामले में मानहानि के केस का सामना कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झारखंड उच्च न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि के केस को कैंसिल करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। मोदी समुदाय को लेकर विवादित टिप्पणी करने के मामले में रांची के ही प्रदीप मोदी नाम के एक वकील ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। गौरतलब है कि यह घटना 3 साल पहले 2019 की है। 2 मार्च को रांची और 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार शहर में राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान मोदी उपनाम को लेकर विवादित बयान दिया था। रांची की रैली में उन्होंने कहा था, आखिर मोदी चोर क्यों है। इसी तरह से कर्नाटक की रैली में उन्होंने कहा था, मेरा एक सवाल है, सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होते हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या नरेंद्र मोदी हो। मुझे नहीं पता कि ऐसे और कितने मोदी सामने आएंगे। इसी बयान के बाद रांची के वकील ने उनके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने कहा, प्रतिष्ठा का अधिकार जीवन के अधिकार का आयाम है, यह अनुच्छेद 21 के तहत भी आता है। पीठ ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि यह बयान रांची में दिया गया था, ऐसे में इसमें रांची का मोदी समुदाय भी प्रभावित हुआ। अदालत ने कहा कि दिनांक 7/6/2019 को दिए गए बयान को कोर्ट ने देखा और पाया कि अदालत ने प्रथम दृष्टया कंटेंट का खुलासा होने के बाद संज्ञान लिया है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मुकदमे में सभी तर्कों को साबित करना आवश्यक था और मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग वाली राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया। गौरतलब है कि वकील प्रदीप ने शिकायत में दावा किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी मोदी उपनाम या शीर्षक वाले सभी लोगों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि इससे लोगों की नज़र में मोदी खानदान की प्रतिष्ठा कम हुई है और मोदी उपनाम वाले व्यक्तियों को बहुत दुख और पीड़ा हुई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने आईपीसी की धारा 499 के अनुसार मोदी समुदाय को बदनाम किया था। उन्होंने सभी मोदी चोर हैं कहकर मोदी समुदाय को बदनाम किया है, इसीलिए वो जेल और जुर्माने की कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं। इसमें जेल और जुर्माना दोनों ही शामिल हैं। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लिए जाने के बाद अब यह मामला रांची कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहा है। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अपने तर्क में उच्च न्यायालय को बताया कि आईपीसी की धारा 499 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार इस मामले में वही व्यक्ति शिकायत कर सकता है जो कि पीड़ित है। लेकिन इसे खारिज करते हुए शिकायतकर्ता वकील ने राहुल गांधी के वकील के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता मूल रूप से रांची का मूल निवासी है, इसीलिए वो एक पार्टी है और वो इस टिप्पणी से आहत भी हुआ है, इसीलिए शिकायतकर्ता इस मामले में केस दर्ज कराने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी को गुजरात से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस ने तीसरा सीतलवाड़ को मोहरा बनाया और इस काम के लिए उन्हें काफी रुपए भी दिए ताकि वे अपने काम को अंजाम दे सकें। इस बात का खुलासा गुजरात सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने किया। एसआईटी ने कहा कि तीसरा सीतलवाड़ 2002 में गोधरा में ट्रेन जलने की घटना के तुरंत बाद गुजरात में निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए एक बड़ी साजिश रच रही थी। यही नहीं, इसके लिए उन्हें प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के एक बड़े नेता से वित्तीय सहायता भी मिली थी। 2002 में गुजरात दंगों के समय कांग्रेस गुजरात में मुख्य विपक्षी पार्टी थी। सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए एसआईटी ने शहर की दीवानी सत्र अदालत में दायर एक हलफनामे में यह बात कही। एसआईटी ने कहा, आरोपियों ने राजनीतिक मंशा से एक बड़ी साजिश रची थी। गुजरात पुलिस की एसआईटी ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीसरा सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्री कुमार के बाद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को भी गिरफ्तार किया। एसआईटी ने अपने हलफनामे में कहा कि इस मामले की जांच चल रही है और अभी तक 2 गवाहों के बयान लिए गए हैं। जांच दल ने कहा कि इन 2 गवाहों के बयानों से पता चलता है कि साजिश को सीतलवाड़ ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ तत्कालीन राज्यसभा सांसद और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के इशारे पर अंजाम दिया था। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक सीतलवाड़ ने शुरू से ही इस षड्यंत्र का हिस्सा बनना शुरू कर दिया था। उन्होंने गोधरा ट्रेन की घटना के कुछ दिनों बाद ही अहमद पटेल के साथ बैठक की थी और पहली बार उन्हें 5 लाख रुपए दिए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के निर्देश पर एक गवाह ने उन्हें पैसे दिए। पुलिस ने अदालत को बताया कि 2 दिन बाद शाहीबाग में सरकारी सर्किट हाउस में पटेल और सीतलवाड़ के बीच हुई बैठक में
गवाह ने पटेल के निर्देश पर सीतलवाड़ को 25 लाख रुपए और दिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैठक में दिया गया यह कैश किसी राहत संबंधी कोष का हिस्सा नहीं था। इसमें यह भी कहा गया है कि इन बैठकों में कई राजनीतिक नेताओं की उपस्थिति की भी पुष्टि होती है। गोधरा दंगों के एक सप्ताह के भीतर जब सीतलवाड़ ने अहमदाबाद के विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया तो उन्होंने इस दौरान राजनीतिक पदाधिकारियों के साथ भी कई बैठकें की थी। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि उन्हें एसआईटी के हलफनामे की सामग्री के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। दोशी ने कहा कि हम मामले की पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही टिप्पणी करेंगे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने तत्कालीन एडीजीपी सशस्त्र इकाई और बी श्री कुमार और राज्य खुफिया ब्यूरो के तत्कालीन डीसीआई संजीव भट्ट से भी मुलाकात की थी। ये दोनों अधिकारी अपने आधिकारिक क्षमता या पदों के मुताबिक उस समय किसी भी राहत कार्य में शामिल नहीं थे। इन दो गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने कहा कि दंगों के 4 महीने बाद अहमद पटेल के नई दिल्ली आवास पर भी बैठकें हुई थी, जहां तीस्ता और भट्ट मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसे बड़ी साजिश को अंजाम देते हुए सीतलवाड़ का राजनीतिक उद्देश्य गुजरात में निर्वाचित सरकार को किसी भी तरह से बर्खास्त करना या अस्थिर करना था। उन्होंने अपने प्रयासों के बदले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल से अवैध वित्तीय और अन्य लाभ और पुरस्कार हासिल किए थे। उन्होंने गुजरात राज्य में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विभिन्न अधिकारियों और अन्य निर्दोष व्यक्तियों को गलत तरीके से फंसाना और उन पर मुकदमा चलाने की साजिश रची थी। सरकार ने 2002 के गुजरात दंगों के मामले में झूठी गवाही देने के लिए सीतलवाड़, श्री कुमार और भट्ट की भूमिका की जांच के लिए पिछले महीने राज्य के आतंकवाद विरोधी दस्ते के डीआईजी दीपन भद्रन की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता विपक्ष के लिए कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों में ठन गई है। तीनों ही पार्टियां अपने अपने विधायक को नेता विपक्ष की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। इसके लिए शिवसेना ने अपना दावा भी पेश कर दिया है। एनसीपी और कांग्रेस फिलहाल जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। सत्ता को लेकर संघर्ष के बाद अब विधान परिषद में नेता विपक्ष कौन होगा, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए अपना दावा पेश कर दिया है। उद्धव ठाकरे के इस दावे के बाद महाविकास अघाड़ी में उनकी सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की नजर भी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर टिकी हुई है। संख्या बल के हिसाब से देखें तो शिवसेना का पलड़ा भारी है। उसके पास 11 सदस्य हैं, जबकि एनसीपी और कांग्रेस के पास 10-10 सदस्य हैं। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने करीबी अनिल परब को नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं एनसीपी एकनाथ खड़से तो कांग्रेस मोहन कदम या फिर राजेश राठौड़ के नाम को आगे बढ़ाना चाहती है। फिलहाल शिवसेना आगे तो दिख रही है, लेकिन अगर कांग्रेस और एनसीपी आपस में कोई समझौता कर ले तो शिवसेना का खेल यहां भी बिगड़ सकता है। 78 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधान परिषद में 3 सदस्य क्षेत्रीय दलों के भी हैं, 4 निर्दलीय हैं और 15 सीटें अभी भी खाली पड़ी हैं। शिवसेना एमएलसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल में शिवसेना नेता मनीषा कांडे, सचिन अहिर, अंबादास दानवे, विलास पोर्टनिस और सुनील शिंदे शामिल थे। मुलाकात के दौरान शिवसेना ने नेता विपक्ष और चीफ व्हिप पद के लिए दावा पेश कर दिया है। उम्मीद किया जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी का प्रतिनिधिमंडल भी गोरहे से जल्द मुलाकात कर अपना दावा पेश कर सकते हैं। विधानसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो विधान परिषद में नेता विपक्ष के लिए कांग्रेस पिछड़ रही है, जबकि शिवसेना और एनसीपी आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा में शिवसेना और एनसीपी के बीच सीटों का अंतर बहुत कम है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों में केवल 2 का अंतर है। नेता विपक्ष को लेकर शिवसेना ने यह कदम पार्टी में विद्रोह पैदा होने के बाद उठाया है। विधानसभा में 55 सदस्यों वाली शिवसेना फिलहाल 2 गुटों में बट गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री शिंदे का खेमा है, जिसको 40 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी ओर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिन्हें 15 विधायकों का साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
भारत की राजनीति में जिसकी केंद्र में सत्ता होती है, वही राजनीतिक दल अपने हिसाब से राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो राज्यपाल सत्ता पक्ष के खिलाफ बयान नहीं दिया करता, और कांग्रेस की पहले की सरकारों में यही होता भी आया है। लेकिन भाजपा जब से केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई और सत्यपाल मलिक को गवर्नर बनाया, उन्होंने हमेशा केंद्र सरकार को असहज करने वाले बयान दिए, लेकिन मोदी सरकार ने कभी इसे अन्यथा नहीं लिया। किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपने बयानों से मोदी सरकार को असहज करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आगामी 30 सितंबर को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी से सीबीआई का डर सता रहा है। उन्होंने कहा है कि वे आगे हालांकि चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आंदोलनों से जुड़े रहेंगे। इसके अलावा उनकी भविष्य में किताब लिखने की भी इच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते रिश्वत की पेशकश के आरोपों का सामना कर रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि पद जाते ही सीबीआई इस मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। गौरतलब है कि मलिक के पिछले साल 17 मार्च को दिए गए बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। उस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर मलिक ने केंद्र सरकार पर तंज कसा था और कहा था कि जब कुतिया भी मर जाती है तो नेता शोक मनाते हैं, लेकिन यहाँ 250 किसान मर गए और किसी ने कुछ बोला तक नहीं। केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक ऐसे राज्यपाल हैं जिनका 4 राज्यों में तबादला हो चुका है। मलिक का कहना है कि 30 सितंबर को हालांकि वो राज्यपाल पद से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति में आने के बजाय वो आंदोलन से जुड़ना चाहेंगे। मोदी कार्यकाल में 4 राज्यों में तबादलों पर मलिक ने कहा कि वो अभी तक इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन रिटायरमेंट के बाद इस पर बोलेंगे। किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार की आलोचना पर मलिक ने कहा कि उन्होंने कुछ खिलाफ नहीं बोला, अगर मेरी बात समझ जाते तो आज किसान उनकी जय जयकार करते। हालांकि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए राज्यपाल मलिक को रिश्वत की पेशकश की गई थी। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। इस पर मलिक का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद ही वे सीबीआई को इस बारे में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब की सरकार और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह इसलिए क्योंकि भगवंत मान के कुछ फैसलों ने एक तरह से आम आदमी पार्टी को खालिस्तान के साथ खड़ा कर दिया है। पंजाब के सरकारी बसों में लगे जनरैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीर वाली पोस्टर हो या फिर पाठ्यक्रम से जनरैल सिंह भिंडरावाले की सामग्री, हर मामले में भगवंत मान ने सरेंडर ही किया है। हाल ही में पंजाब की सरकारी बसों में आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों की तस्वीरों के साथ खालिस्तानी नारे लिखे जाने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद पंजाब के डीजीपी कार्यालय की ओर से पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को आदेश जारी कर इन्हें हटाने को कहा गया था। लेकिन इस आदेश का शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने विरोध कर दिया। विरोध को देखते हुए भगवंत मान ने तुरंत मामले में यू टर्न ले लिया। दोबारा से जारी आदेशों में कहा गया कि धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसलिए आदेश वापस लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई धार्मिक संस्थाओं ने इसका विरोध किया। मतलब यह कि केजरी की पार्टी ने मना कर दिया कि आतंकी जनरैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर और खालिस्तानी नारे सरकारी बसों से नहीं हटाए जाएंगे। मतलब यह कि अब पूरे पंजाब में एक तरह से खालिस्तानी समर्थक पोस्टर लगाने की खुली छूट से मिल गई है। साफ है कि आम आदमी पार्टी का देश विरोधी विचारों के प्रति इस तरह का रवैया एक तरह से खालिस्तानी विचारधारा को परोक्ष रूप से मान्यता देना ही है, जबकि पंजाब में देश विरोधी गतिविधियों को रोकने का जिम्मा भगवंत मान सरकार पर ही है। लेकिन इसे रोकने की जगह आम आदमी पार्टी अपने ही फैसले पर यू टर्न लेकर देश विरोधी विचारों को धार्मिक भावनाओं के नाम पर कवर फायर दे रही है। ठीक इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के मास्टर्स कोर्स के पाठ्यक्रम में जनरैल सिंह भिंडरावाले को आतंकी लिखा गया है। पंजाब में भिंडरावाले के फैलाए गए आतंक को देखकर उसके बारे में लोगों की आम राय आतंकी वाली ही है। लेकिन एसजीपीसी ने इस मामले का भी विरोध किया और आतंकी शब्द को हटाने की मांग की, जिसके तुरंत बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसे पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला कर लिया है। सवाल है कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी इस मामले में विरोध को दरकिनार नहीं कर सकती थी? पाठ्यक्रम का यही भाग किसी अन्य प्रदेश में पढ़ाया जाएगा तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी क्या उसका विरोध कर पाएगी? क्योंकि एसजीपीसी भले ही जनरैल सिंह भिंडरावाले को कौमी शहीद मानते हुए संत की उपाधि दे, लेकिन भिंडरावाले के द्वारा की गई आतंकी घटनाएं उसे आतंक की श्रेणी में ही रखेगी। एसजीपीसी की ये सोच पूरे भारत में लागू नहीं हो सकती है। केजरीवाल को हमेशा से ही अपने यू टर्न वाली राजनीति के लिए ही जाना जाता है और फिलहाल ऐसा ही कुछ पंजाब की भगवंत मान सरकार में भी चल रहा है। देश विरोधी खालिस्तानी विचारधारा को भगवंत मान सरकार ने और हवा दे दी है, जबकि ऐसे मौके पर चाहिए था कि राज्य सरकार सख्ती के साथ ऐसी विभाजनकारी ताकतों से लड़ती, न कि उनके आगे आत्मसमर्पण कर अपने ही फैसलों को पलट देती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
गोवा में कांग्रेस के विधायकों का पार्टी छोड़ना अब महज वक्त की बात है। आज नहीं तो कल कांग्रेस के विधायक पाला बदलेंगे ही। इसी वजह से कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों को विधानसभा खत्म होते ही चेन्नई रवाना कर दिया है, ताकि वहां वह सुरक्षित रह सकें। चेन्नई में डीएमके सरकार उन विधायकों की पहरेदारी करेगी। बाकी विधायक कांग्रेस के संपर्क से बाहर हैं। कांग्रेस ने जिन विधायकों को चेन्नई भेजा है उनमें कार्लोस फर्रेरा, संकल्प आमोनकर, यूरी अलेमाओ, रुडोल्फो फर्नांडिस और एल्टन शामिल हैं। कहा जा रहा है कि ये विधायक अब राष्ट्रपति चुनाव के गोवा पहुंचेंगे। ये वही विधायक हैं जो अब तक कांग्रेस के साथ हैं। हाल ही में कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो को पद से हटा दिया था। पार्टी ने उन पर और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पर बीजेपी के साथ मिलकर पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुकुल वासनिक को गोवा जाने के निर्देश दिए थे। इस मामले पर कांग्रेस के डेस्क प्रभारी दिनेश गुंडू राव ने बताया था कि 5 विधायक ऐसे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया। उनमें लोबो, कामत, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई और डेलियाला शामिल हैं। तो वहीं 5 विधायक एल्टन डिकोस्टा, संकल्प आमोनकर, यूरी अलेमाओ, कार्लोस अल्वारेस फरेरा, रुडोल्फो फर्नांडिस हमारे साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक विधायक एलेक्सो सिकेरा पार्टी के संपर्क में है। कांग्रेस के 11 विधायकों में से कुछ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बात की जांच करने की जरूरत है कि इनमें से कितने विधायक प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच का सामना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल पर भी सहमति बन चुकी है। खबरों के अनुसार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो गई है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार और शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम 20 जुलाई को होगा। अभी तक चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार 17 या 19 जुलाई को हो सकता है, लेकिन सारे अनुमानों से इतर एक नई तारीख तय हुई है। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 10 से 12 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र भीषण बाढ़ की चपेट में है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसीलिए अभी तक कैबिनेट तय न कर पाने के चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विपक्ष के निशाने पर थे। वहीं कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार 2 चरणों में किया जाएगा। इसमें पहले चरण का शपथ ग्रहण मानसून सत्र से पहले होगा। जानकारी के अनुसार इस दौरान भाजपा से 6 और शिंदे गुट से भी करीब इतने ही विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बता दें कि शिंदे गुट ने 20 मंत्री पदों की मांग की है, लेकिन उन्हें 15 मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल और दिग्गज नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पहले चरण में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। वहीं देखने वाली बात यह भी होगी कि शिंदे समूह से कौन इस लिस्ट में शामिल होता है। पहले शिंदे मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए 17 या 19 जुलाई की तारीख का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन चूंकि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा, तब सभी विधायकों को मुंबई आना होगा। इसीलिए यह तारीख तय की गई है ताकि विधायकों को बार बार निर्वाचन क्षेत्र से मुंबई न आना पड़े। गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए 12 दिन बीत चुके हैं। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय शुरू नहीं हुआ है। इसीलिए शिंदे विपक्ष के निशाने पर हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय राज्य के नागरिकों के लिए उनकी शिकायतों के निवारण की आशा की एक किरण है। लेकिन पिछले 12 दिनों से मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री से अपील करनी हो तो लोग कहां जाएं? मंत्रिमंडल के विस्तार की तरह ही मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की नियुक्ति का भी अभी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।